तीन जादुई नारियल के पेड़। सोहनपुर गांव में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप रहता था। वो बहुत पैसे वाला था और वो बहुत दयालु किस्म का आदमी था। वो गरीबों की बहुत मदद करता था। उसके पास तीन जादुई नारियल के पेड़ थे जो कि उसने अपने गांव के बाहर लगा रखे थे। एक नारियल का पेड़ सोने के नारियल देता था और दूसरा नारियल का पेड़ पैसे देता था और तीसरा नारियल का पेड़ अलग अलग तरह के फल देता था। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप चौहानपुर गांव का मुखिया भी था, पर अब बेचारा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप बूढ़ा हो गया था। उसकी सेहत अब ठीक नहीं रहती थी। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के तीन बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम सुंदर, जो बहुत बुद्धिमान और चतुर था, पर सुंदर आलसी बहुत था। दूसरे बेटे का नाम सुशील था। वो भी सुंदर से कम नहीं था। उसकी चतुराई से भी हर कोई वाकिफ था। और सबसे छोटे बेटे का नाम सुलभ। सुलभ बहुत मासूम था और बुद्धिमान भी इतना नहीं था, पर सुलभ आलसी नहीं था। वो वीरेंद्र प्रताप की किसी भी बात को नहीं टालता था। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप इसी चिंता में था कि आखिर वो उसका वारिस किसको बनाकर जाए। वो चाहता था कि वारिस वही बने जो इसके लायक हो, उसकी धन संपत्ति और तीन जादुई नारियल पेड़ों का सदुपयोग करे। एक दिन रात को वो विचार में मग्न था कि आखिर कैसे अच्छा वारिस ढूंढा जाए। अगली सुबह हुई और वीरेंद्र ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और अपने बागीचे में लगे तीनों जादुई नारियल के पेड़ों के पास ले गया और कहा, देखो बेटा, जैसा तुम्हें भी पता है कि आजकल मेरी सेहत कुछ अच्छी नहीं रहती, इसलिए मैं अपना वारिस ढूंढ रहा हूँ जो मेरी धन संपत्ति और इन तीनों जादुई नारियल के पेड़ों का सदुपयोग करे। तुम तीनों मेरे लिए समान हो, इसलिए मैं आज से तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा। जो उस परीक्षा में सफल हो जाएगा वही मेरा वारिस बनेगा। वीरेंद्र प्रताप कहता है, मैं तुम तीनों को एक एक पेड़ दे रहा हूँ और एक एक इलाका दे रहा हूँ। तुम तीनों के पास 1 महीना है। तुम तीनों को 1 महीने तक इन पेड़ों का सदुपयोग करके इनसे जनता की भलाई करनी है। और जब तुम इन पेड़ों के पास जाकर कहोगे, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई, तो ये अपने आप फल देने लगेगा। और इन पेड़ों का अगर दुरुपयोग हुआ तो ये पेड़ अपना अपना फल देना बंद कर देंगे। अब मैं 1 महीने के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ और ये गांव वाले तुम्हें सौंप रहा हूँ। और ठीक 1 महीने बाद आऊंगा और देखूंगा कि तुम में से किसने लोगों की भलाई सबसे अच्छी करी है। मैं नहीं जानता तुम ये सब कैसे करोगे। ये सब तुम्हें अपनी बुद्धिमानी के प्रयोग से करना है। क्या तुम तीनों इस परीक्षा के लिए तैयार हो? तीनों बेटे एक स्वर में कहते हैं, जी पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी परीक्षा में सफल होकर ही आएंगे। सबसे बड़ा बेटा सुंदर मन ही मन सोचता है, ये परीक्षा तो मैं ही पास करके आऊंगा और गांव का मुखिया बनूंगा। आखिर मेरे में कमी क्या है? ये दोनों तो मूर्ख ठहरे। दूसरा बेटा सुशील मन ही मन सोचता है, आखिर वो तो पिताजी को ही पता है कि मुखिया कौन बनेगा। मुखिया बनने के लिए योग्य सिर्फ मैं ही हूँ। मैं सुंदर भैया से किसी काम में कम नहीं हूँ और सुलभ तो इस परीक्षा में कहीं है ही नहीं। सुलभ मन ही मन सोचता है, पिताजी ने यह परीक्षा रखवा कर अच्छा किया। चलो, हमें भी अब थोड़ा मदद करने का पुण्य मिलेगा। वीरेंद्र सिंह बड़े बेटे सुंदर को सोने के नारियल वाला पेड़ दे देता है। फिर दूसरे बेटे सुशील को नारियल के पैसे वाला पेड़ दे देता है और सबसे छोटे बेटे सुलभ को तरह तरह के फल देने वाले नारियल का पेड़ दे देता है और कहता है, ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम तीनों के साथ है। ऐसा कहकर वीरेंद्र प्रताप गांव से निकल जाता है। अगली सुबह होती है। तीनों बेटे अपने अपने पेड़ के पास चले जाते हैं। सुंदर सोने के नारियल वाले पेड़ के पास जाता है और सोचने लगता है कि अब लोगों की भलाई मैं इससे कैसे करूं। वो पेड़ के पास जाता है और कहता है, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई। इतने में ही पेड़ से सोने के नारियल निकलने लगते हैं। सुंदर उन नारियल को सुबह सोने की दुकानों पर बेच देता है, पर जैसे ही पैसे आते हैं वो सोचता है, मैं लोगों की भलाई तो बाद में ही कर सकता हूँ, अभी क्यों ना ये पैसे मैं खुद पर खर्च कर लूँ। ऐसा सोचकर वो उन पैसों से खुद के लिए शराब खरीद लेता है। वहीं दूसरा बेटा सुशील पैसे देने वाले नारियल के पेड़ के पास जाता है और कहता है, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई। उसके पास भी बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। सुशील उन पैसों को बांटने के बजाय उन पैसों को लोगों को उधार देने लग जाता है। वो मन ही मन सोचता है, आखिर मैं मदद कर ही तो रहा हूँ, यही तो लोगों की भलाई है। अब मैं पिताजी की तरह मूर्ख नहीं जो इन पैसों को ऐसे ही लुटा दूं। वहीं तीसरा बेटा सुलभ तरह तरह के फल देने वाले पेड़ के पास जाता है। वो सोचता है, इस गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं
जो एक दिन का भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं, उनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर सुलभ पेड़ के पास जाता है और कहता है, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई। इतना कहते ही पेड़ से तरह तरह के फल निकलने लगते हैं। सुलभ उन फलों को गरीबों में बांट देता है। सुलभ अब रोज ऐसा ही करने लगा। वो पेड़ के पास जाता, मंत्र पढ़ता और उसमें से जो फल निकलते वो उन फलों को गरीबों में बांट देता। उसे लोग बहुत दुआ देकर जाते। वहीं सुंदर तो बहुत शराबी हो गया और उस पेड़ से जो भी सोने के नारियल निकलते उनको बेचकर शराब पी लेता था। उसकी सेहत भी अब बहुत खराब हो गई थी। दूसरा बेटा सुशील, वो तो मानो गरीबों की मदद करने के बजाय उन पर जुल्म ढाने लगा था। सुशील पैसे तो दे देता, पर अगर किसी ने उसके पैसे वापस देने में देरी कर दी तो उनको मारता पीटता, उन पर जुल्म करता था। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। ठीक 1 महीने बाद ठाकुर वीरेंद्र प्रताप गांव लौटता है। वो बहुत उत्सुक रहता है क्योंकि उसे आज पता चलने वाला था कि उसका वारिस कौन है। वो सोच रहा होता है कि मेरे तीनों बेटे ने कमाल कर दिया होगा, गांव में तो रंगत होगी। वीरेंद्र सबसे पहले सुंदर के इलाके में जाता है। वो वहाँ बाहर लोगों से पता करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि सुंदर कभी इस इलाके में आया ही नहीं। वो तो सिर्फ शराब पीकर एक जगह पड़ा रहता है। अपने बड़े बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनकर वीरेंद्र को बहुत धक्का लगता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सबसे बड़ा बेटा सुंदर इतना बुरा नाम कमाएगा। खैर, फिर वो अपने दूसरे बेटे सुशील के इलाके में जाता है। वहाँ जाकर तो वो चौंक जाता है। सुशील इलाके में तो आता था, पर वो सिर्फ वसूली करने के लिए। सुशील के नाम से गांव वाले लोग बहुत डरते थे। उसका नाम सुनकर ही कांपने लग जाते थे। अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनकर वीरेंद्र को बहुत दुख होता है। वीरेंद्र वहाँ से आगे बढ़ता है और सुलभ के इलाके में जाता है और वो वहाँ देखता है कि सुलभ के इलाके में खुशहाली है। लोग मस्ती से अपना काम कर रहे हैं और सुलभ को दुआएं दे रहे हैं। सुलभ की तारीफ सुनकर वीरेंद्र का मन बहुत खुश होता है। वीरेंद्र फिर सीधा अपने घर जाता है और अपने तीनों बेटों को अपने कक्ष में बुलाता है। तीनों बेटे वीरेंद्र के पास जाते हैं। सुंदर और सुशील वीरेंद्र को देखकर उनके चरणों पर गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हम लोगों की भलाई नहीं कर सके। आपने जो हमारी परीक्षा ली, हम उस पर भी खरे नहीं उतरे। हमारे दुरुपयोग करने से वो पेड़ भी गायब हो गया। सुंदर और सुशील, तुम दोनों को अपने छोटे भाई सुलभ से कुछ सीखना चाहिए। उसने कितने अच्छे से अपने इलाके को संभाला और गांव वालों की भलाई करी। इतना कहकर वीरेंद्र सुलभ को अपने पास बुलाता है। सुलभ, इधर आओ बेटा। जी पिताजी। सुलभ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस परीक्षा में पास हो जाओगे, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम ही मेरे असली वारिस हो। शाबाश बेटा, शाबाश। नहीं पिताजी, मैंने ये सब वारिस बनने के लिए नहीं किया। मैंने ये सिर्फ लोगों की भलाई के लिए किया। और जब मेरे बड़े भाई सुंदर हैं तो उनके रहते मैं वारिस नहीं बनना चाहता। वाह बेटे वाह, तुम तो बेशकीमती हीरा निकले। तुम्हारी सोच को तो तुम्हारे पिता नमन करते हैं। तुम इस परीक्षा में पास हुए हो, इसलिए असली वारिस तुम ही हो बेटा। ऐसा कहकर वीरेंद्र सुलभ को गले लगा लेता है और अगले ही दिन सभी गांव वालों के सामने सुलभ को अपना वारिस और नया मुखिया घोषित कर देता है। ठंड में गरीब अनाथ बहनों का गाजर का हलवा। माँ, माँ उठो ना। दीदी, माँ उठती क्यों नहीं? माँ 5 बहनों को छोड़कर जा चुकी है पिंकी। कहते कहते 9 साल की राधा भी रो पड़ी। बबीता, गौरी, राधा, पिंकी और मुनिया के सामने उनकी माँ की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देख उस माँ की गरीब बेसहारा बेटियां सिसक सिसक कर रो रही थीं। सबसे छोटी मुनिया को पता भी नहीं था कि उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। पांचों ने बड़े दुख के साथ अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। बड़ा ही अजीब नजारा था। वो एक माँ अपनी चिता की अग्नि से जलते हुए उस ठंड में गर्माहट दे गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। मुनिया रोने लगी। गौरी मुनिया को गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश करती है। दीदी, लगता है मुनिया को जोर की भूख लगी है, वो बस रोई जा रही है। जानती हूँ गौरी, मगर मुनिया को पिलाने के लिए घर में दूध भी नहीं और ना ही हमारे पास पैसे हैं। तभी बबीता राशन के डिब्बे देखती है जिसमें उसे जरा सा चावल मिलता है, जिसे देख वो डबडबाई आंखों से कहती है, एक काम करती हूँ, इसका गीले चावल बनाकर सबको खिला देती हूँ। कम से कम इससे मेरी भूखी बहनों के पेट में कुछ तो जाएगा।
बबीता चूल्हे का धुआं झेलकर भात बनाने लगती है और उसकी बाकी की बहनें ठंड में ठिठुरते हुए भूख भरी आंखों से उसे देखती हैं। देखो चावल बन गया मेरी बहनों, आओ खाते हैं। सबको भूख इतनी थी कि सब खाने लगी और बबीता एक एक दाना दूध मुही मुनिया के मुंह में भी डालती। तभी एकदम से उन्हें गाजर के हलवे की खुशबू आती है। दीदी लगता है किसी के घर गाजर का हलवा बन रहा है। याद है माँ हमारे लिए ठंड में कैसे खोया मावा डालकर गाजर का हलवा बनाती थी? हाँ पिंकी याद है, मगर अब हमारे दुख के दिन चल रहे हैं। अब हम बहनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है। इसके बाद पांचों सो जाती हैं। तभी आधी रात को पांचों ठंड से ठिठुरते हुए सो जाती हैं। तभी एकदम से आधी रात को बर्फ का तूफान उठता है। हे भगवान, कितनी जोर से बिजली चमक रही है। गौरी, पिंकी, राधा, उठो, हमें घर से निकलना होगा। पांचों उठकर जैसे ही बाहर निकलती हैं उनका घर ढह जाता है और पांचों अनाथ बेसहारा बहनें सड़क पर आ जाती हैं। दीदी बहुत ठंड लग रही है। दीदी अब इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बहनों, मगर इस ठंड से बचने के लिए जगह तो ढूंढनी ही होगी। पूरी सड़क पर घनी ओस जमी थी और ठंडी हवा कहर ढा रही थी। तभी बबीता एक कूड़े खाते के पास रुकती है जहां एक टूटा फूटा पाइपलाइन पड़ा हुआ था। आज से यही हमारा घर है, हम पांचों यहीं रहेंगे। बेचारी बेसहारा बहनें उस कड़कड़ाती ठंड में उस पाइपलाइन में रात काटती हैं। अगले दिन बबीता काम ढूंढने जाती है मगर बच्चा जानकर उसे कोई काम नहीं देता। हे भगवान, कोई मुझे काम नहीं दे रहा, ऐसे में अपनी बहनों को कैसे पालूंगी? तभी उसे एक रेडी पर गाजर का हलवा बिकता दिखाई देता है। ठंड के मौसम में सब गाजर का हलवा खाना पसंद करते हैं, क्यों ना मैं भी गाजर का हलवा बनाकर बेचूं? मगर पैसे कहाँ से लाऊं? तभी बबीता को कुछ लोग भीख मांगते दिखते हैं और उसकी आंखों के आगे अपनी बहनों का भूखा चेहरा आता, जिसके चलते वो भीख मांगने लगी। साहब जी, दया करके कुछ खाने को दे दो, मेरी बहनें बहुत भूखी हैं। तभी दया खाकर एक ढाबे वाला उसे रोटी देता है, जिसे लेकर वो जाने लगती है। तभी उसे बीच रास्ते में ठंड से ठिठुरती एक बुढ़िया दिखती है। तभी ललचाई आंखों से वो रोटी मांगती है। बेटी, बड़ी भूख लगी है, मुझे ये रोटी दे सकती हो? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लो अम्मा, ये रोटी आप खा लो। रोटी देकर जैसे ही बबीता जाने लगती है तभी बुढ़िया परी बन जाती है। बबीता, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। इतने दुख में होकर भी तुमने अपने हिस्से की रोटी दे दी। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर बड़े ही चमकीले लाल गाजर देती है। ये लो, जादुई गाजर है। तुम गाजर का हलवा बेचना चाहती थी ना? इसे तुम जितना भी गाजर का हलवा बनाकर बेचोगी, ये घटेगा नहीं। जादुई गाजर को देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। गाजर लेकर बबीता अपनी चारों बहनों के पास आ जाती है और सारी बात बताती है। अगले दिन चारों अनाथ बहनें मुनिया को गोदी में लिए गाजर का हलवा बनाकर बेचने फुटपाथ पर आती हैं, जहां गौरी जोर जोर से लोगों को आवाज लगाकर बुलाती है। गाजर का हलवा खा लो, ठंड में लाल लाल ताजे गाजर का हलवा खा लो, एकदम सस्ते में, पहले आओ पहले पाओ। गाजर के हलवे की खुशबू से लोग उन पांचों अनाथ बहनों के पास खिंचे चले आते हैं। भाई, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है हलवे की, 1 प्लेट देना। जी साहब, ये लीजिए। जैसे ही ग्राहक उन अनाथ बहनों का गाजर का हलवा चखता है तो वो खुश होकर तारीफ करते हुए बोलता है, भाई वाह, तुम बच्चियों ने तो बड़ा ही गजब का गाजर का हलवा बनाया है। किससे सीखा? माँ से? माँ शब्द से ही सबकी आंखों में आंसू भर आते हैं। लेकिन हमारी माँ तो है ही नहीं, वो तो कब की मर गई, हम अनाथ हैं। पिंकी की ये बात सुनकर ग्राहक का दिल निकल आया। उसने दया का हाथ उनके सिर पर फेरते हुए कहा, बेटी, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। ये लो तुम्हारे पैसे। तभी एक और दूसरा ग्राहक वहां गाजर का हलवा खाने आया, जिसने गरम कोट और मफलर ओढ़ा था। वहीं बेचारी वो अपनी बहनें ठंड में ठिठुरे जा रही थी। अरे जरा 1 प्लेट गाजर का हलवा तो लगाना। ये लीजिए बाबूजी। गाजर के हलवे का स्वाद इतना बढ़िया था कि ग्राहक ने 1 नहीं बल्कि 2 से 3 प्लेट हलवा खाया। भाई वाह, हलवा तो गजब का बनाती हो तुम बहनें, खाकर दिल खुश हो गया। ग्राहक पैसे देकर चला जाता है। तभी राधा ठिठुरते हुए कहती है, दीदी, आप तो ये ठंड सही नहीं जाती।
दीदी माँ होती तो हमारे लिए स्वेटर बुनती ना, हम ऐसे बिना स्वेटर के नहीं होते। अपनी बड़ी बहन को थोड़ा वक्त दो मेरी बहनों, मैं तुम्हारे लिए जल्दी स्वेटर खरीद कर ले आऊंगी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वो बेसहारा अनाथ बहनें ठंड में कपकपाते हुए हर दिन उसी ठंड भरी सड़क पर गाजर का हलवा बेचती और कभी बड़ा पाव तो कभी रूखा सूखा खाकर सो जाती, जिससे पैसे जोड़ जोड़ कर वो अपनी बहनों को स्वेटर दिलाती है। गाजर का हलवा खा लो, ठंड में लाल लाल ताजे गाजर का हलवा खा लो, एकदम सस्ते में, पहले आओ पहले पाओ। अब तो ठंड में उनके गाजर का हलवा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है और हलवा जितना बिकता परी के दिए जादू से उतना ही बढ़ता जाता। दीदी ये गाजर का जादुई हलवा तो बहुत ही अच्छा है, जितना बिकता है घटने की बजाय बढ़ता जाता है। हाँ पिंकी, ये बस उस जादुई परी के लिए वरदान का ही असर है, वरना आज हम अनाथ बहनें भूखी मर रही होती। कहते कहते दुख से बबीता रोने लगती है। हर दिन के साथ बिक्री बढ़ती जाती है, जिससे बबीता अपने और अपनी बहनों के लिए एक घर बना लेती है और अब पांचों उसी में रहने लगती हैं। दीदी इस घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं, यहाँ कितनी गर्माहट है। हाँ अब हमें अपना घर मिल गया, हमें उस टूटे फूटे पाइपलाइन में नहीं रहना पड़ेगा। तभी डबडबाई आंखों से बबीता कहती है, हाँ मेरी बहनों, आज हम गरीब अनाथ बहनों के पास अपना घर है, इसलिए कुछ मीठा तो खाना चाहिए, और इस गाजर के हलवे से अच्छा क्या होगा। पांचों बहनें गाजर का हलवा खाकर उस खुशी को आपस में बांटती हैं और मुनिया अपनी तोतली जुबान में बोलती है, आता है। दीदी देखो मुनिया भी बोलने लगी, गाजर का हलवा उसे भी पसंद आया। ये हलवा है ही इतना स्वादिष्ट, मुझे तो और खाना है। मुझे भी एक कटोरी गाजर का हलवा और चाहिए। हाँ हाँ ये लो मेरी बहनों, खाओ पेट भर कर खाओ, आज कितने दिन बाद हमने कुछ अच्छा खाया है। उस दिन से पांचों अनाथ बहनों का सारा दुख दूर हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास अपनी छत थी। बबीता अपनी चारों बहनों को स्कूल भी भेजने लगती है और खुद सारी जिम्मेदारी उठा लेती है और हलवा बेचकर चारों को पढ़ाती लिखाती है।